हेलो एवरीवन। मैं हरवीर कौर, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, एरियाज ऑफ कंजर्वेशन और कुछ स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम डिफॉरेस्टेशन, उसके कॉजेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस और रिफॉरेस्टेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारे जो कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के वो हैं डिफॉरेस्टेशन, कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व, सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क, फ्लोरा एंड फौना, एंडेमिक स्पीशीज, रेड डेटा बुक एंड रिफॉरेस्टेशन। तो चलिए हम अपने चैप्टर की डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। We know that a variety of plants and animals exist on earth. इस धरती पे बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं और ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए और हमें बहुत सी जो चीज़ें हैं वो इन प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं। लेकिन इन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है वो है डिफॉरेस्टेशन। आप लोगों ने पहले भी डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा होगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जो जंगल का एरिया है वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे पेड़ों की कटाई की जाती है और उस एरिया को साफ करके वहाँ पे हम उस जगह को हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस, इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स तो इफेक्ट हो ही रहे हैं क्योंकि हम उन्हें काट रहे हैं। इसके साथ साथ जो एनिमल्स उस फॉरेस्ट में रहते हैं उनके उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। नाउ रीजंस क्या क्या है डिफॉरेस्टेशन के? हम जंगलों को क्यों काटते हैं? हमें खेती करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, सो वी ट्राई टू प्रोक्योर लैंड फॉर कल्टिवेशन। अब एज यू नो दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया इन पर्टिकुलर और सारी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो इतनी सारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उनको सबको खाना प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी मुश्किल है सरकारों के सामने। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए जिस पे हम खेती कर सकें। तो इसके लिए जो जंगल के एरियाज़ हैं उनको साफ किया जाता है और उन एरियाज़ को फिर खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सेकेंड इज बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। सेम ये भी वही प्रॉब्लम है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है तो ज़्यादा लोगों को घर चाहिए, ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उनको घरों को बनाने के लिए हमें और जगह चाहिए या हमें फैक्ट्री सेटअप करनी होती हैं। तो इन सारी जो बिल्डिंग्स हैं इनके लिए हमें जंगलों को साफ करके उस एरिया को हम यूज़ करते हैं। और वी यूज़ वुड फॉर वेरियस पर्पसेस। हमारे घरों में लकड़ी का जो सामान है, फर्नीचर है या कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ लकड़ी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ईंधन की तरह। तो उसके लिए भी जंगलों से पेड़ों को काट के उस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं, जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं, तो इन ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी हमें जो पेड़ हैं, जो जंगल हैं, उन्हें काटना पड़ता है और उनकी जगह पे फिर ये रोड्स और ब्रिजेस जो हैं ये बनाए जाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए। फर्स्ट रीजन इज प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, सेकेंड बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, थर्ड making furniture or using wood as fuel, and fourth building roads and bridges. Now next is ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इतना जो फॉरेस्ट का एरिया लार्ज स्केल पे ख़त्म होता जा रहा है। अगर आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में पढ़ें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है अमेज़न फॉरेस्ट का वो क्लियर किया जा रहा है, उस जंगल को साफ किया जा रहा है और वहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है इसके जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। तो चलिए अब हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं कि ये जो जंगलों की कटाई है, जो डिफॉरेस्टेशन है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारी लाइफ पे पड़ते हैं या अर्थ पे पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है, सबसे पहला बैड इफेक्ट जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, हमारी अर्थ जो है वो गर्म होती जा रही है, जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं अर्थ के वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का एक मेजर रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ऐसी गैस है जो कि सन की जो हीट रेडिएशंस हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जितना ज़्यादा होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, उतना ही ज़्यादा वो हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी और हमारी धरती का जो टेम्परेचर है उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पेड़ हम कम करते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। एज यू ऑलरेडी नो कि ट्रीज जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो जब पेड़ों की कमी होगी हमारी अर्थ पे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अनएब्जॉर्ब रह जाएगी, तो ये हमारी हवा में ही रहेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है एंड इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज जो डिफॉरेस्टेशन है, इसकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये कैसे होता है? एज यू ऑलरेडी नो कि ट्रीज जो हैं दे आर द एब्जॉर्बर ऑफ हार्मफुल गैसेस। जो पेड़ हैं वो हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। सो हम जब हम पेड़ काटना शुरू करते हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाती हैं और पोल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से जो हमारे पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी वजह से जो वाटर साइकिल है नेचर में वो भी डिस्टर्ब होता है एंड इट लीड्स टू फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। ना, वाटर साइकिल जो है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अर्थ के जो टेम्परेचर्स हैं वो चेंज होते हैं। तो ये जब टेम्परेचर्स चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से जो हमारा वाटर साइकिल है वो सारा डिस्टर्ब होता है और हमारी अर्थ पे जो बारिश आती है वो इस वाटर साइकिल की वजह से ही होती है। सो अगर हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, सो दैट मीन्स जो बारिश है या तो वो बहुत ज़्यादा आएगी या कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ बारिश जो है वो बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। तो कुछ एरियाज जो हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं और जिन एरियाज में बारिश कम हो रही है वहाँ पे ड्रॉट या सूखा पड़ जाता है। अब फ्लड्स जो हैं, फॉरेस्ट जो हैं ये फ्लड्स को रोकने में मदद करते हैं। पेड़ जो हैं ये जो ऊपर से पानी गिरता है बारिश का उसकी फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं। आपने ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं, अगर अपने आसपास आपके कोई खाली जगह है, आप एक ग्लास पानी का बिल्कुल जो खाली ज़मीन है उस पे फेंकिए और एक ग्लास पानी का आप घास पे फेंक के देखिए। आप देखिए कहाँ पे जो पानी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होगा, जहाँ पे घास प्रेजेंट है। सो जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करने में और पानी के फोर्स को रोकने में मदद करते हैं, जिससे कि जो जितने भी जंगल के एरियाज हैं वहाँ पे फ्लड्स के चांसेस कम होते हैं। बट हम जिस तरीके से पेड़ काटते जा रहे हैं तो इससे क्या होता है, जो बारिश का पानी है वो बहुत फोर्स से नीचे गिरता है और एकदम से बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है एंड इट लीड्स टू फ्लड्स। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है, जो हम पेड़ काटते हैं, इससे जो मिट्टी है इसकी पानी को होल्ड करने की, पानी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर एक ग्रास वाली जगह है, घास वाली जगह है, तो वहाँ पे जो पानी है वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा, रादर देन अगर कोई बिल्कुल खाली ज़मीन है जिस पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो उस पर अगर हम पानी डालेंगे तो वो सारा पानी बह जाता है, वो कम एब्जॉर्ब हो पाता है। देन इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो फर्टाइल मिट्टी है वो धीरे धीरे रेत में, सैंडी एरियाज में बदलने लगती है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, जिसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। सो ये जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ जो हम इतना लगातार जो पेड़ों की कटाई हो रही है, इसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो भी डेजर्ट्स में बदलती जा रही है। तो अब ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जो फॉरेस्ट्स हैं और फॉरेस्ट्स के अंदर जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, उन्हें हम कंजर्व करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संभाल के रखना।
ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन करें, उन्हें संभाल के रखें ना। धरती पे बायोस्फीयर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स हमें मिलते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर। आप ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स जो गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जो पानी है धरती पे, एंड लिथोस्फीयर मीन्स जो ज़मीन है, जो लैंड एरियाज हैं। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जहाँ पानी भी होगा, जहाँ हवा भी होगी और जहाँ ज़मीन भी होगी, वहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। ये जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होती है फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स किसी भी एरिया का जो टोटल प्लांट्स हैं जो वहाँ प्रेजेंट हैं उसे हम कहते हैं फ्लोरा। फॉर एग्जाम्पल हम फ्लोरा एक छोटे से एरिया की, एक गार्डन की फ्लोरा के बारे में भी बात कर सकते हैं। एक गार्डन की फ्लोरा का मतलब है कि उस गार्डन के जितने प्लांट्स हैं, या हम एक शहर की फ्लोरा के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि चंडीगढ़ की फ्लोरा, सो दैट मीन्स जो टोटल प्लांट्स चंडीगढ़ में जितने भी हैं उसे हम कहेंगे फ्लोरा ऑफ चंडीगढ़। और फ्लोरा एक देश की भी हो सकती है, जैसे इंडिया की फ्लोरा है। फ्लोरा मीन्स किसी भी एरिया की जो टोटल जो प्लांट कवरेज है उसे हम कहते हैं फ्लोरा। नेक्स्ट इज फौना। फौना होता है जो एनिमल्स एक एरिया में मिलते हैं उसे हम कहते हैं फौना। दैट इज द टोटल एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया कि एक शहर का फौना क्या है, या एक जंगल का फौना क्या है, या एक देश का फौना क्या है। फौना मीन्स द टोटल एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसे हम फौना कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट की या वाइल्ड लाइफ की, इसको हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग तरीके निकाले हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने फॉरेस्ट्स को और हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें, उन्हें बचा के रख सकें। नहीं तो ये जंगल और ये वाइल्ड लाइफ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं हमारे देश में बहुत कम हो चुके हैं, या बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म ही हो चुके हैं धरती से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी स्टार्ट कंजर्विंग प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर इन आर फॉरेस्ट एरियाज। हमारे जंगलों में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं हम उन्हें कंजर्व करें। प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लोरा और फौना को उनके हैबिटेट्स में ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज डिवेलप किए गए हैं। आप लोगों ने जू ज़रूर देखा होगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जू में जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो कंजर्व्ड हैं? ऐसा नहीं ना लगता। वो उनको हमने बंद किया हुआ है पिंजरों के अंदर, या उन्हें चेन्स डाली हुई हैं। नाउ दैट इज नॉट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कि प्लांट्स का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका घर है, वहीं पे उन्हीं एरियाज में हम उन्हें कंजर्व करें। तो इसके लिए अलग अलग तरह के जो एरियाज हैं वो डेवलप किए गए हैं, जैसे कि सैंक्चुरीज हैं, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ सैंक्चुरी सबसे पहले हम बात करेंगे। सैंक्चुरीज जो हैं ये छोटा एरिया होता है, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई एनिमल जो है उसको उसके लिए ये सैंक्चुरी बनाई जाती है और उसको वहाँ पे कंजर्व किया जाता है। जैसे कि काजीरंगा सैंक्चुरी है या बोरी सैंक्चुरी है। तो ये जो सैंक्चुरीज हैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर तरह का जो एनिमल है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। या गिर सैंक्चुरी है तो गिर में लायन को प्रोटेक्शन दी गई है। काजीरंगा जो सैंक्चुरी है वहाँ पे जो राइनोसेरॉस हैं उन्हें प्रोटेक्शन दी गई है। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर तरह का जो एनिमल है उन्हें सैंक्चुरीज में प्रोटेक्ट करते हैं। पर एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहते हैं, वो उन्हीं जंगल के एरियाज को ही हम मार्क कर देते हैं कि ये अब एक सैंक्चुरी है, और यहाँ वहाँ पे लोगों का जो आना जाना है उसको कम किया जाता है। ठीक है जी, सैंक्चुरी एक स्मॉल एरिया होता है। नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है ये सैंक्चुरीज से थोड़ा बड़ा होता है, और यहाँ पे हर तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रिजर्व्ड हैं, जो प्रेजेंट हैं, उनको सबको कंजर्व किया जाता है, उनको सबको प्रोटेक्शन दी जाती है। यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स
दोनों को ही उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन दी जाती है। नाउ दैट इज़ अ नेशनल पार्क। सो हमारे देश में भी बहुत से नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है और लार्ज एरियाज विच आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, फौना एंड ट्राइबल्स। अब जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पे फ्लोरा के साथ साथ फौना के साथ साथ वहाँ पे ट्राइबल लोग भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जंगल के एरियाज हैं जहाँ पे एक बड़ी बड़ी जो पॉपुलेशंस हैं वो जंगलों में रह रही है। तो ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जो बाहर से लोग जा रहे हैं वो इनकी जो लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हर तरह की लाइफ फॉर्म, चाहे वो ह्यूमंस हैं, ट्राइबल पीपल हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है और उन्हें बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर अलग अलग नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हो सकते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ दिस इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश की सतपुड़ा जंगल का जो एरियाज है वहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए एक ही बायोस्फीयर रिजर्व में सेंचुरीज भी हैं, 2 सेंचुरीज हैं, एक नेशनल पार्क है, रिजर्वॉयर्स हैं और ये कितना बड़ा एरिया है। सो बायोस्फीयर रिजर्व इज़ रियली अ लार्ज एरिया और बायोस्फीयर रिजर्व में जो बाहर के लोग हैं वो सिर्फ कुछ एरियाज तक ही जा सकते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स में एक बफर जोन होता है जहाँ पे लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती है। तो वहाँ पे अब जैसे ये फॉरेस्ट एरियाज हैं तो लोग यहाँ पे नॉर्मली घूमने फिरने के लिए जाते हैं, चाहे वो सेंचुरीज हैं या नेशनल पार्क्स हैं। तो इनमें भी सिर्फ कुछ एरियाज ही लिमिटेड होते हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं और घूम फिर सकते हैं और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर हैं या बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट्स हैं। तो ऐसे एरियाज में लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती है। नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं और वो दुनिया के और किसी कोने में नहीं मिलते। इसका एग्जाम्पल जैसे कि कैंगरूज जो हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा दुनिया के और किसी कोने में नहीं होते। सिमिलरली इंडिया में भी बहुत से ऐसे एंडेमिक स्पीशीज हैं जो सिर्फ हमारे ही फॉरेस्ट एरियाज में मिलते हैं और वो कहीं और नहीं मिलते। जैसे कि जो वाइल्ड मैंगो ट्री है, इट इज़ फाउंड ओनली इन दी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जो सतपुड़ा के जंगल हैं वहाँ पे वाइल्ड मैंगो ट्री मिलता है। या जो जाइंट स्क्विरल है ये भी जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहीं उसी पर्टिकुलर एरिया में ये जाइंट स्क्विरल मिलती है। इसके अलावा इट इज़ नॉट फाउंड एनी वेयर अराउंड, हमारे देश में भी कहीं और नहीं पाई जाती और दुनिया में भी कहीं और प्रेजेंट नहीं है। सो एंडेमिक स्पीशीज those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. Now next is what is a species? अब हम कहते हैं कि species, तो species क्या होता है? ये similar तरह के जो organisms हैं या similar तरह की जो population है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम कहते हैं एक स्पीशीज। So one species is the group of individuals of a population which are capable of interbreeding or which are capable of reproducing। तो उस population को हम कहते हैं कि वो एक particular species है। और एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं दिखने में। जैसे टाइगर जो है वो एक स्पीशीज़ है, लायन जो है वो एक डिफरेंट स्पीशीज़ है। इसी तरह से आपको रोज़ में भी अलग अलग जो वैरायटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। सो वन टाइप ऑफ रोज़ जो है दे फॉर्म वन स्पीशीज़। और मैंगोज़ की अलग अलग वैरायटीज़ हैं, सो वन फॉर्म ऑफ मैंगो विल फॉर्म वन स्पीशीज़। सो एक स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जैसे होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो डिफॉरेस्टेशन है जिसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो नंबर है वो बहुत कम होता जा रहा है। जैसे इंडिया में जो टाइगर है 1 अप्रैल 1973 को
हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ टाइगर्स का नंबर बहुत कम हो गया था। तो उसके बाद से धीरे धीरे इन टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया गया, इनको बचाया गया, और इनका जो शिकार है उस पर मनाही हुई, और जो बहुत ही सख्त जो कानून बनाए गए ताकि जो टाइगर्स हैं उन्हें बचाया जा सके। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये एक बहुत ही यूनिक रिजर्व है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। सतपुड़ा के अलावा और भी बहुत से एरियाज़ हैं, आप यहाँ इंडिया के मैप पे देख सकते हैं। ये जो सारे रेड डॉट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, इन सारे एरियाज में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है और यहाँ पे टाइगर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, सो ये जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, क्योंकि एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि एनिमल्स का नंबर बहुत कम होना। जैसे फॉरेस्ट एरियाज कम हो रहे हैं तो इससे क्या होता है, जो एनिमल्स हैं उनको खाना नहीं मिलता, उनका शेल्टर जो है वो छीन लिया जाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके मरने लगते हैं, उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम इन एनिमल्स को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे इनका नंबर इतना कम हो जाएगा और दे स्लोली बिकम एक्सटिंक्ट, वो खत्म ही हो जाएंगे अर्थ से। तो एंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर इन डेंजर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एंडेंजर्ड मतलब इन डेंजर। ये वो एनिमल्स हैं जो खतरे में हैं, जो इन डेंजर हैं। अगर हमने इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये खत्म हो जाएंगे, इनका नंबर बहुत कम रह गया है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं जो ऑलरेडी धरती से खत्म हो चुके हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे कि डायनासोर्स हैं, डोडो है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं विच आर एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इस अर्थ से। नाउ हम हमेशा जब एंडेंजर्ड एनिमल्स की बात करते हैं तो हम नॉर्मली बड़े जानवरों के बारे में बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इवन जो छोटे एनिमल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक तरह का जो एनिमल है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो एनिमल है, जो प्लांट है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, दैट इज़ हनी बीज। आप लोगों को ये जानकर शायद हैरानी होगी कि अगर हनी बीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, हनी बीज का नंबर रिड्यूस होता जा रहा है सारी दुनिया में, और ये एक एस्टिमेट लगाया गया है कि अगर हनी बीज खत्म हो जाते हैं इस धरती से तो उसके 4 साल बाद ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे लिए जो फूड प्रोड्यूस होता है, जो खाना प्रोड्यूस होता है, उसका मेन सोर्स है। दे आर दी मेन पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा। पॉलिनेशन होता है कि पोलन, एक प्लांट से जो पोलन है वो दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं, और जब ये पॉलिनेशन होती है तो उसके बाद पोलन ट्रांसफ़र के बाद सीड बनता है, और यही सीड जो है आगे नए प्लांट्स बनाता है जिससे हमें खाना मिलता है। तो अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस रुक जाएगा तो उससे हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा। तो हर एक जो एनिमल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, इसीलिए हमें हर ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वो एरिया होता है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। सो कोई भी एक जो एरिया है वो एक इकोसिस्टम बन सकता है। एक पेड़ भी एक इकोसिस्टम बन सकता है, छोटे से छोटा इकोसिस्टम जो है कैन बी अ ट्री, और एक जंगल भी एक इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है। वहाँ वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और साथ में वो सॉइल एंड वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस जहाँ चलते हैं उस एरिया को हम कहते हैं एक इकोसिस्टम। An area where all plants, animals and microorganisms interact with each other and the non-living components such as soil, water, etc. तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम दिखाया है फॉरेस्ट एरिया का, जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो रह रहे हैं, एंड देर इज़ वाटर ऑल्सो, देर इज़ सॉइल ऑल्सो। तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स आपस में, लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारे जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका रिकॉर्ड रखा होता है, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक्स बनती हैं जिसमें हर तरह के एंडेंजर्ड एनिमल का रिकॉर्ड है, कितना उनका नंबर है,
ये सारी डिटेल उस रेड डेटा बुक में होती है। और हर एक जो कंट्री है उनकी अपनी एक अलग रेड डेटा बुक हो सकती है। तो आप यहाँ पे जो नीचे लिंक दिया है इसमें क्लिक करके आप जो रेड डेटा बुक्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन में कि कुछ एनिमल्स जो बहुत ही ठंडे एरियाज में रहते हैं, जैसे पोलर रीजन्स हैं या साइबेरियन एरिया है, तो वहाँ से कुछ एनिमल्स सर्दियों के समय वो थोड़े से वार्म एरियाज जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में रहना मुश्किल हो जाता है। तो खाने की तलाश में या ब्रीडिंग के लिए या एग्स ले करने के लिए ये जो बर्ड्स हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। नॉर्मली जो माइग्रेशन है वो बर्ड्स करते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं। सो माइग्रेशन इज फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट, जो उनका अपना घर है वहाँ से वो किसी और हैबिटेट में चले जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। और ये माइग्रेशन हर साल होती है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे ये बर्ड्स हर साल सेम जगह पे ही मूव करते हैं, इनको डायरेक्शंस का कैसे पता चलता है। तो इन चीज़ों के बारे में साइंटिस्ट जो हैं अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। ये जो एरिया है, जो मैप मैंने दिखाया है, आप इसमें देखिए कैसे डिफरेंट डिफरेंट ये रूट्स ऑफ माइग्रेशन यहाँ शो किए हुए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो बर्ड्स हैं वो कैसे माइग्रेट होते हैं। नेक्स्ट इज रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को रोकने का सबसे जो बढ़िया सोल्यूशन है वो है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मीन्स जो जंगल के एरियाज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वहाँ पे दोबारा प्लांट्स लगाए जाएं और उन एरियाज को रिस्टोर किया जा सके, उन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। और बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स हैं उन्हें रिफॉरेस्टेशन की मदद से लाखों पेड़ लगाकर उन्होंने अपने उन एरियाज को कंजर्व किया है। तो अगर हम अपने फॉरेस्ट कंजर्व करेंगे तभी हमारे जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है वो कंजर्व होगी। सो फॉर कंजर्वेशन ऑफ plants and animals, it is very very important that we start planting more and more trees. So children, this is all about our chapter जिसमें कि हमने डिफॉरेस्टेशन, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके अलावा हमने प्रोटेक्शन के क्या क्या तरीके हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।